विभाजन। लेकिन कैसा होगा? असमान रूप से होगा। असमान मतलब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, सम सूत्री विभाजन होगा। ठीक है, एक बड़ा होगा और एक लेकिन छोटा होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये एक कोशिका हुआ, यहाँ एक रिक्तिका, तो ये इसमें है ही, रिक्तिका है। ये जो केंद्रक विकास अपने आप में डिवाइड किया, यहाँ से एक केंद्रक बना, ठीक है, और यहाँ एक छोटा सा केंद्रक बना। इसमें कितने केंद्रक निर्माण हुआ? दो केंद्रक का। कितने केंद्रक का? दो केंद्रक का। जो एक बड़ी केंद्रक है उसको कहा जाता है, या तो आप बोलिए कायिक केंद्रक, या उसको बोलिए वर्धी केंद्रक, या हाँ दो नाम, या नलिका केंद्रक, मतलब तीन तीन नाम उसका होता है। या कायिक केंद्रक बोल दीजिए, या वर्धी केंद्रक बोल दीजिए, या नलिका केंद्रक बोल दीजिए। लेकिन ये जो छोटी सी केंद्रक है इसको बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। तो मतलब इसका नाम बता देते हैं, इसको हम लिखते हैं जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, इसका नाम क्या देंगे? या तो आप बोलिए कायिक, या वर्धी, वर्धी या नलिका केंद्रक। ये सभी हम क्या बता रहे हैं? केंद्रक है। ठीक है, यहां ध्यान से फिर समझिए। अविकसित परागकण था जिसमें विकास हुआ, तो सबसे पहले निर्माण हुआ रिक्तिका का। किसका निर्माण हुआ? रिक्तिका। तो इसका नाम है रिक्तिका। इसे क्या नाम है? रिक्तिका। इसमें एक गुणसूत्र मतलब एक केंद्रक था जो नीचे की तरफ आ गया, ये केंद्रक है, ये इसका क्या है? केंद्रक। आप यहाँ केंद्रक भी नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? केंद्रक। ये केंद्रक था, ठीक है। अब इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन असमान रूप से। केंद्रक का विभाजन तो हुआ लेकिन असमान रूप से, एक बड़ा केंद्रक बन गया, एक छोटा बन गया। जो बड़ा केंद्रक बना उसको नाम दिया वर्धी केंद्रक। क्या नाम दिया उसका? वर्धी केंद्रक बोल सकते हैं, नली केंद्रक बोल सकते हैं, या कायिक केंद्रक बोल सकते हैं। लेकिन एक जो छोटी सी केंद्रक था उसका नाम दिया जनन केंद्रक। अब स्वाभाविक है, कोई भी केंद्रक बनेगा तो वह अपने और जीव द्रव को संग्रहित करेगा, जीव द्रव को अपने और संग्रहित करेगा। तो इसका जो जीव द्रव है दो भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब एक जीव द्रव केंद्रक कोई अपने और डिवाइड कर लेता और एक आवृत्ति निर्माण कर लेता, एक परत निर्माण कर लेता, तो वो एक कोशिका की तरह बिहेव करना शुरू कर देता। तो अब इसका जो विकास होगा, ध्यान से देखिए, अब यहां से विकास हो रहा है, इसमें विकास हो रहा। यहाँ एक कोशिका हुआ, देखिए ये एक रिक्तिका हो गया। ये क्या हो गया? रिक्तिका हो गया। ये केंद्रक है, ठीक है, ये अपने और चारों तरफ से जमा करेगा। अब ये भी केंद्रक है, इस टाइप से एक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग कोशिका हो गया, ये एक अलग कोशिका हो गया। लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर और परत का भी निर्माण हो रहा था, और परत का भी निर्माण हो रहा था। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ और सारे भी परत बनाएंगे तब नहीं विकास होगा। तो मतलब इसके ऊपर एक और परत का निर्माण हुआ था, धीरे धीरे ये परत भी बन रहा था। देखिए यहाँ एक परत बन गया, फिर इस पे दूसरी परत भी निर्माण हुआ, इस टाइप से दूसरी परत का भी निर्माण हुआ, दूसरी परत का भी निर्माण हुआ, दूसरी परत का भी निर्माण हुआ। क्या इतना बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से? अब देखिए, ये जो पूरे कोशिका द्रव वाला इसमें केंद्र का, इसका हम नाम देते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका लिखिए, या वर्धी कोशिका लिखिए, या नलिका कोशिका लिखिए, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो खास करके ये कोशिका है, इसका नाम होगा जनन कोशिका। इसका नाम क्या होगा? जनन कोशिका, जिसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, उसको क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। और इसको बोलते हैं जनन कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। जनरेटिव सेल उसको बोलते हैं कायिक कोशिका, ठीक है, उसको बोलते हैं कायिक कोशिका, इसको बोलते हैं जनन कोशिका। इतना समझ आ गया? अब ध्यान दीजिए, ये जो सबसे बाहरी परत है इसका नाम होता है एक्जाइन। एक्जाइन हम जिसको बोलते हैं बाह्य चोल। कौन सा चोल बोलते हैं? बाह्य चोल। ठीक है। अब ये उसके बाद ये जो खास करके छिद्र है इसको बोलते हैं जनन छिद्र। इसको बोलते हैं जनन छिद्र। इसको क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। और ये जो स्तर है इसको नाम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन जिसको बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं? अंतःचोल। क्या इतना बस समझ आ गया सबसे पहले आपको? तो इस तरह से ये जो खास करके अविकसित नर युग्मकोद्भव था उस तरह से इसका विकास हुआ।
ठीक है, तो इसमें दो कोशिकीय अवस्था में आ गया। कितने में? दो कोशिकीय। एक जो बड़ी सी कोशिका है उसको बोला गया कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल यानी कोई कायिक कोशिका। दूसरा जो एक जनन कोशिका है, जनरेटिव सेल बोलते हैं। उसके ऊपर एक लेयर का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं अंतःचोल। पहले एक बात कर रहे हैं तो देखिए इस कलर का जो है अंतःचोल। अब अगर आप बात कीजिएगा कि सर अंतःचोल बना क्या होता है, तो ये पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता, पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता, और ये लचीली और पतली होती, जिसके कारण परागकण को और सुरक्षा मिलता, परागकण को और सुरक्षा मिलता, परागकण को और सुरक्षा मिलता। लेकिन आप बात करें एक्जाइन, अगर एक्जाइन की बात करिए तो ये जो बाह्य चोल है एक्जाइन, खास करके ये जो निर्माण होता है, ये निर्माण होता है एस्पोरोपोलेनिन से। किससे निर्माण होता? एस्पोरोपोलेनिन से। किससे निर्माण होता? एस्पोरोपोलेनिन से। किससे निर्माण हुआ? एस्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, एस्पोरोपोलेनिन से और यूबी स्कंद से। तो एस्पोरोपोलेनिन और यूबी स्कंद, लेकिन अधिकतर इसमें जो होता है वह होता है एस्पोरोपोलेनिन। एस्पोरोपोलेनिन की विशेषता यह है कि एस्पोरोपोलेनिन इस पृथ्वी पर जैव अपघटनीय पदार्थ है, जैव अपघटनीय पदार्थ है, मतलब इसका अपघटन होता ही नहीं है। अभी तक पृथ्वी पर कोई भी एंजाइम का खोज नहीं हुआ है जो एंजाइम इसका अपघटन कर पाए। इसका एस्पोरोपोलेनिन का अपघटन इसका होता ही नहीं है। समझिए कितना ये कठोर है, मतलब ये बहुत ही प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक पदार्थ है, ये बहुत ही अधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। इस एस्पोरोपोलेनिन पर ना तो उच्च ताप का प्रभाव पड़ता है, ना तो उच्च अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो जब ना अम्लीय और ना क्षारीय ना उच्च ताप का प्रभाव पड़ेगा, इसका अपघटन ही नहीं होगा। तो मतलब ये इसका अपघटन नहीं होता है। इसी कारण माना जाता है कि परागकण एक जीवाश्म के रूप में कई हजारों साल तक बचा रहता है, और इसके बारे में हम आसानी पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गया? एक्जाइन। तो अगर आपको पूछे कि बाह्यचोल किससे बना होता है, तो एस्पोरोपोलेनिन। एनसीईआरटी वाला सिर्फ एस्पोरोपोलेनिन लिखा है, लेकिन यूबी स्कंद आप बोल सकते हैं। एस्पोरोपोलेनिन मतलब यूबी स्कंद से और। ठीक है, एस्पोरोपोलेनिन कैसा होता है? ये है जैव अपघटनीय पदार्थ, जैव अपघटनीय नहीं होता है, अपघटन इसमें नहीं होता, मतलब ये सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है, प्रतिरोधक पदार्थ है। ना तो इस पे अम्ल का प्रभाव पड़ता, ना तो क्षारक का प्रभाव पड़ता, ना तो उस तापमान का प्रभाव पड़ता, मतलब इसे प्रभाव पड़ता ही नहीं है। समझ में आ गया? अगर आपको पूछ दे अंतःचोल किसका बना होता है, तो याद रखिएगा पेक्टिन और सेल्यूलोज का, पेक्टिन और सेल्यूलोज का। अंतःचोल होता कैसा है? तो वह होता है पतली एवं लचीली, पतली एवं लचीली। कैसी होती है? पतली एवं लचीली। दूसरा, ये जो जनन छिद्र होते हैं, याद रखिएगा एक्जाइन मतलब बाह्य चोल पे उपस्थित होता है जनन छिद्र, बाह्य चोल पे जनन छिद्र उपस्थित होता है। जहां एस्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता वही निर्माण होता है जनन छिद्र। अब ये जनन छिद्र क्यों निर्माण होता है? जनन छिद्र इसलिए होता है कि ये जो खास करके अंतःचोल है, इसी अंतःचोल से निर्माण होता पराग नलिका का, पराग नलिका का। पराग नलिका कब निर्माण होता? जब परागकण का अंकुरन होता तो उस समय पराग नलिका का निर्माण होता। वह पराग नलिका निकलेगा किससे? जनन छिद्र होकर, जर्म पोर से। किससे बाहर निकलेंगे? जर्म पोर से। तो ये दो कोशिकीय अवस्था में आपको विकसित परागकण हम आपको दिखाएं। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। आवृतबीजी का जो लगभग में 60% प्लांट होता है। कितने परसेंट? 60% जो प्लांट होता है दो कोशिकीय अवस्था में परागन करते हैं। दो कोशिकीय अवस्था में क्या करते हैं? परागन करते हैं। 60% आवृतबीजी जो पादप होते हैं दो कोशिकीय अवस्था में ही परागन करते हैं। कौन सा अवस्था में? दो कोशिकीय। देखिए एक यहाँ जनन कोशिका हुआ, एक वर्धी या कायिक कोशिका हुआ, तो दो कोशिका है, तो इसी अवस्था में परागन हो जाता है। परागन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये जो आपको पता है एंथर है, परागकोश। अब इसमें जब परागकण विकसित हो जाएगा, मैच्योर पूर्णता हो जाएगा, यहां से स्फुटन होगा, तो यहां से ये बाहर निकलेगा। मान लीजिए यहां अगर वर्तिकाग्र है तो इस पे पहुंच जाएगा, तो इसी प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? तो परागन। इसीलिए हम आपको बताएं अभी कि 60%, कितना परसेंट? 60% पादप का परागन दो कोशिकीय अवस्था में होता है, दो कोशिकीय अवस्था में। तो सर पूछेंगे आप सर तो 40% पादप की कौन सा अवस्था में? तो 40% जो पादप होते हैं वह तीन कोशिकीय अवस्था में परागन करते हैं। कितने में? तीन कोशिकीय अवस्था में परागन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खास करके कोशिका है पुनः जो जनन केंद्रक जनन कोशिका है पुनः समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से और दो कोशिका का निर्माण करता है। एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण करता और दो कोशिका का निर्माण करता है, तब हो जाता वह तीन कोशिकीय अवस्था में। कितने अवस्था में आ जाते हैं? तीन कोशिकीय अवस्था में। मान लीजिए कि ये अभी कोशिका था, ठीक है। अब ये जो हम केंद्रक बनाए तो ये बड़ी सी केंद्रक है, इसको मानिए वर्धी कोशिका। अब यहाँ एक कोशिका था जो मानिए कि कौन सा जन कोशिका है, तो अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन और ये निर्माण करेगा दो कोशिका का। ये एक कोशिका हो गया, ये एक कोशिका हो गया, ये तो बड़ी कोशिका हो गया ना। तो इस दोनों को हम बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका। तो ये हो गया तीन कोशिकीय अवस्था। कौन सा अवस्था? तीन कोशिका। एक दो तीन, तीन कोशिकीय अवस्था। तो तीन कोशिकीय अवस्था में लगभग 40% पादप ऐसे हैं जो परागण करते हैं। कौन सा अवस्था में? तीन कोशिकीय अवस्था में। कौन सा अवस्था में? तीन कोशिकीय अवस्था में 40% पादप परागण करते हैं। क्या इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? जो हम समझाते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, लिखने से ज्यादा इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर ध्यान से अगर हम आप समझाएं तो आप क्या देखें, ये नर युग्मकोद्भव था, नर युग्मकोद्भव, ठीक है। उसमें डेवलप किस तरह से हुआ? सबसे पहले उसमें निर्माण हुआ रिक्तिका का। किसका निर्माण हुआ? रिक्तिका का। जब रिक्तिका बन गया तब उसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? केंद्रक का। हम आपको अच्छी तरह से बताएं, वह एक एन केंद्रक था, तो इसमें केंद्रक में हुआ समसूत्री विभाजन। लेकिन समसूत्री विभाजन तो हुआ, लेकिन और क्या आपको देखने के लिए मिला? देखने के लिए मिला कि केंद्रक असमान रूप से हो रहा है। असमान मतलब एक केंद्रक बड़ा बना, एक छोटा बना। जो बड़ा केंद्रक बना उसका नाम दिया कायिक केंद्रक या वर्धी केंद्रक या नलिका केंद्रक। लेकिन जो छोटी केंद्रक था उसका नाम है जनन केंद्रक। क्या नाम है? जनन केंद्रक। अब वही वर्धी केंद्रक जब अपने चारों तरफ कोशिका द्रव को अपने एक आवृत कर लिया, यानी कि जमा कर लिया, तो उसका नाम हो गया कायिक कोशिका। क्या नाम हो गया? कायिक कोशिका। जनन कोशिका भी वही काम किया, अपने चारों तरफ बहुत सारे कोशिका द्रव यानी जीव द्रव को संग्रहित किया, उसका नाम हो गया जनन कोशिका। तो ये उसके ऊपर ये जो कोशिका है, ये परागकण है, दो स्तर का निर्माण किया। जो एक पहली स्तर था प्लाज्मा झिल्ली के बाद, उसको हम बोले थे अंतःचोल। अंतःचोल, जो अंतःचोल भी उसे सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगर पूछ दे आपको अंतःचोल किससे बना होता है, आप वही बोलिएगा पेक्टिन और सेल्यूलोज का। अंतःचोल बना होता है पेक्टिन और सेल्यूलोज का। अंतःचोल किसका बना होता है? पेक्टिन और सेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज का, ठीक है। अब ये अंतःचोल होता कहते हैं, तो अंतःचोल जो होता है ये लचीली एवं पतली होती है, लचीली एवं पतली होती है, जिसके कारण ये अधिक इसको सुरक्षा इसको प्राप्त हो जाता है। दूसरा, लेकिन आपको पूछ दे एक्जाइन मतलब बाह्यचोल, खास करके जो बाह्यचोल है, ठीक है, बाह्यचोल बना होता है किसका? अभी जस्ट बताएं, एस्प्रोपोलेनिन। उसको हम ज्यादा रिपीट करें तो आप ज्यादा दिमाग दीजिए, एस्प्रोपोलेनिन का। ये जो बाह्यचोल बना होता है एस्प्रोपोलेनिन का, कुछ बुक लिखता है यूबिस्कम। क्या लिखता है? यूबिस्कम। अब उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो खास करके एक्जाइन बाह्यचोल है, परागकण को सुरक्षा प्रदान करता। क्या प्रदान करता? सुरक्षा प्रदान करता। अब एस्प्रोपोलेनिन की विशेषता क्या है? इस पे ना तो उच्च तापमान का प्रभाव पड़ता, ना तो अम्लीय का प्रभाव पड़ता, ना तो क्षारीय का प्रभाव पड़ता। मतलब इस पे ना तो अम्ल का प्रभाव पड़ता, ना तो क्षार का प्रभाव पड़ता, ना तो तापमान का प्रभाव पड़ता। अगर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या? ये उच्च या सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ हुआ, प्रतिरोधक पदार्थ हुआ। जेब अपघटनीय, मतलब इसका जेब में अपघटन ही नहीं होता है, जेब में अपघटन नहीं होता। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है कि इसका अपघटन कर सके। आगे खोज होगा, लेकिन अभी तो ऐसा खोज में प्राप्त नहीं हुआ कि कोई इसका अपघटन कर सके, ठीक है। तो 40% आपको अगर पूछेगा तो तीन कोशिकीय अवस्था में परागण होता है और 60% दो कोशिकीय अवस्था में परागण होता है। तो ये हो गया मैच्योर परागकण, यानी पूर्णतः ये विकसित परागकण हो गया। क्या हो गया? विकसित परागकण हो गया। क्या इतना समझ गया? आज यहीं तक। आगे आपको इससे आगे पार्ट एक्जाइन के बारे में हम बताएंगे। किसके बारे में? एक्जाइन के बारे में बताएंगे, एंटाइन के बारे में बताएंगे और जनन छिद्र के बारे में बताएंगे। ये तीनों पार्ट जो है आपको कल पार्ट 12 में बताएंगे। आप न्यू हैं तो इस चेतना बायोलॉजी को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक।